देखिए, आप बैंक में इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बट बैंक एक स्पेसिफिक सेक्टर है, तो इस सेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें? क्या हम बैंकिंग लॉ को पढ़ना स्टार्ट कर दें? इंटरव्यू हो सकता है आपका कल हो या परसों हो। तो आइए आज इसी पर डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो बैंक से रिलेटेड होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्राइवेट बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें हम समझेंगे अगर पूछा जाए कि बताएं कितने तरह के अकाउंट होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग, क्रॉसिंग ऑफ चेक, कोलेटरल सिक्योरिटी, मॉर्गेज और रिवर्स मॉर्गेज, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसके साथ ही ये पूछा जा सकता है कि सिबिल स्कोर क्या होता है। और फाइनली एक बोनस टिप भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं। देखिए, अकाउंट अगर हम समराइज में देखें तो सबसे पहले आता है करंट अकाउंट। जैसे जो बिजनेसमैन है उनकी डेली सेल्स हो रही है, डेली परचेज हो रही है और मोस्टली ये बैंकिंग के थ्रू ये ट्रांजेक्शन्स होती है। तो इसलिए इनका जो है कभी भी किसी भी टाइम में देखें करंट स्टेटस इनका एक्टिव होता है। तो इसलिए इनको एक अकाउंट दिया जाता है जिसे कहा जाता है करंट अकाउंट। जो भी बिजनेस के लिए जो अकाउंट ओपन करते हैं उसे कहते हैं करंट अकाउंट। बट अगर एक कॉमन पर्सन है, वो कुछ सेविंग करना चाहता है, जैसे हम गुल्लक में कुछ पैसे रखते हैं, ऐसे ही आप बैंक में कुछ पैसे रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप चाहे निकाल सकें, जब आप चाहे उसमें जमा करा सकें और कुछ उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिले, तो उसके लिए आप ओपन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट। आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और कंपनी आपका अकाउंट ओपन करवाती है। कंपनी ने अकाउंट किस लिए ओपन करवाया? आपको सैलरी देने के लिए, कि सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी, तो उसे कहते हैं सैलरी अकाउंट। बट कई बार क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा मिले, क्योंकि सेविंग अकाउंट में 4 से 5% जनरली इंटरेस्ट मिलता है। आप थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल का कुछ लॉकिंग पीरियड अगर आप एडजस्ट करते हैं कि ठीक है 2 साल तक, 3 साल तक आप बैंक में ये पैसे रखेंगे, आप विड्रॉ नहीं करेंगे, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो इसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि अपने डिपॉजिट आप फिक्स करते हैं कि इतने टाइम तक के लिए आप उससे पैसे नहीं निकालेंगे अकाउंट से। इसी का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है फिक्स डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराना चाहता है, तो लेट्स से जैसे वो 50,000 अकाउंट में जमा कराता है। अब वो 50,000 2 साल के लिए उसने लॉक करवा दिया, 2 साल बाद उसको विद इंटरेस्ट वो पैसे मिलेंगे। रिक्यूरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि आप प्रॉमिस करते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आप, या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, चाहे वो क्वार्टर हो चाहे महीने हो, कुछ ना कुछ आप अमाउंट जो है वो अकाउंट में डालते रहेंगे। तो समवट उसमें जो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है उसके आसपास ही आपको इसमें भी बेनिफिट मिलता है। तो जनरली इतने तरह के अकाउंट होते हैं और इसके साथ ही मैं आपको रेफर करना चाहूंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक। ये वीडियोस हमने बना रखी है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फिक्स और फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। फिक्स और फ्लोटिंग रेट दोनों ही एप्लीकेबल होती है जब लोन लिया जाता है, और रेट का यहाँ मतलब है इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि लोन लेंगे तो सिर्फ लोन का अमाउंट ही नहीं चुकाएंगे, उसके साथ जो उस पर इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी होगी। अब इंटरेस्ट की पेमेंट के यहाँ दो मेथड है, एक है फिक्स, दूसरा है फ्लोटिंग। फिक्स का मतलब है लोन की जितनी भी ड्यूरेशन होगी उसमें वो जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा। अगर 12% है तो पूरे लोन के टाइम में, चाहे वो 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए, वो 12% रहेगा। फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है कि अभी अगर 10% है, डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे होती है फ्यूचर में, मार्केट के हिसाब से वो फ्लोट करेगा। ज्यादा भी हो सकता है, 10 का 12 भी हो सकता है और 10 का 8 भी हो सकता है। जनरली इसमें क्या होता है, जनरली जो फिक्स रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है फ्लोटिंग से। अगर फ्लोटिंग जो है वो 10% है तो करंट में फिक्स रेट होगा 11.5%। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है उसको भी एडजस्ट किया जाता है।
अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग का मतलब क्या होता है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मिस्टर मोहन है जिन्होंने लोन लिया, पर्सनल लोन 20 लाख का, और उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 12%। 4 साल के बाद अभी भी उनको 10 लाख रुपए देने हैं और 12% की रेट से ही वो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इस केस में आपका जो बैंक है उनको अप्रोच करता है और कहता है कि हम आपको एक फ्रेश लोन इशू कर देते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो आपका 8% बनेगा। तो जब पुराने लोन को नए लोन से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। पुराने लोन में इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा था 12% से, नए लोन में देना पड़ेगा 8% से। तो नए लोन का लेने का पर्पस जब पुराने लोन के इंटरेस्ट को स्वैप करना, उसको बदलना होता है, तो उसे ही कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है। अब मान लीजिए चेक है, तो इस तरह से जो दो लाइन होती है इसे कहते हैं क्रॉसिंग। इसका यूज किया जाता है जनरली इस पर्पज से कि जो भी अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कैश नहीं मिलेगा, अकाउंट में ही जाएगा। तो ये जनरली अकाउंट पे ही होता है। और इसके साथ अगर आप किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, तो जिस बैंक का नाम लिखेंगे उसी बैंक में ही जाएगा। अगर कंपनी का नाम लिखेंगे तो उसी कंपनी के अकाउंट में जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसने एक मशीनरी खरीदनी है 20 लाख रुपए की। मशीनरी की कॉस्ट जो है वो 20 लाख रुपए है। बैंक उसको बोलेगा कि मैं इस मशीनरी का 75% आपको दे सकता हूं एज अ लोन, बाकी जो 25% है वो मैं अनसर्टेनिटी की वजह से रखूंगा, क्योंकि 75% तो बैंक रिकवर कर सकता है। बट जो मिस्टर सोहन है, जो बिजनेसमैन है, उनको तो 20 लाख ही चाहिए। तो उस केस में बैंक बोलेगा कि एक सिक्योरिटी और लेके आओ। तो जो एडिशनल सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं उसको कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे अगर घर खरीद रहे हैं और घर खरीदने के लिए लोन लिया, बट घर के साथ साथ आपको एज अ सिक्योरिटी अपनी जो गाड़ी है वो भी आपको शो करना पड़ा कि ठीक है ये भी एज अ सिक्योरिटी आप दे रहे हैं। तो ये जो सेकंड जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उससे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। और ये एसेट भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टडी लोन अगर कोई ले रहा है, प्राइमरी सिक्योरिटी है इसमें कोई गारंटी, कोई गारंटर बन गया। बट अगर अमाउंट लोन का ज्यादा है, स्टडी लोन का अमाउंट ज्यादा है, तो बैंक कहता है कि इस गारंटर के साथ साथ मुझे एक और सिक्योरिटी चाहिए। तो या तो एक और पर्सन गारंटर बन गया या फिर कोई एसेट आपने एज अ सिक्योरिटी दे दी। तो जो सेकंड एसेट आप सपोर्ट करते हैं लोन अवेल करने के लिए, उससे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉर्गेज लोन और रिवर्स मॉर्गेज ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। मॉर्गेज लोन का मतलब क्या होता है, जिसमें बैंक जो है ओनरशिप लेता है एसेट की, मतलब उसको होल्ड करके रख लेता है। एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो गिरवी। जब तक आप बैंक की फुल लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक बैंक आपको ओनरशिप नहीं देगा। फॉर एग्जांपल होम लोन। होम लोन और मॉर्गेज लोन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। होम लोन बेसिकली अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो उसका यूज आप होम के पर्पज से ही करेंगे, चाहे घर खरीदने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बट मॉर्गेज लोन का मतलब है कि आपने लोन ले लिया, उसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनके पास अपना कोई घर है, बट उन्हें कोई रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो क्या करें। उस केस में वो बैंक के पास जा सकते हैं। तो बैंक क्या करेगा, उनको एक इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट उनका फिक्स कर देगा। तो जो वो सीनियर सिटीजन है उनके बाद अगर उस घर को कोई क्लेम करता है, तो पहले उसे वो सारी इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो मॉर्गेज लोन में क्या होता है कि पहले बैंक ओनरशिप पर होल्ड ले लेता है, उसके बाद जो पर्सन है, जो कस्टमर है बैंक का, वो इंस्टॉलमेंट पे करता है। रिवर्स मॉर्गेज में ये कॉन्सेप्ट उल्टा होता है, बैंक इंस्टॉलमेंट पे करता है और जो सीनियर सिटीजन है उसके बाद ओनरशिप जो है बैंक होल्ड कर देता है। फिर आप उसकी पेमेंट करेंगे और बाद में आपको ओनरशिप मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मॉर्गेज और रिवर्स मॉर्गेज का। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ये एक तरह से शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी होती है करंट अकाउंट होल्डर के लिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनकी डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेल्स की, परचेज की, बहुत सारी पार्टीज को पेमेंट करनी होती है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि इतना वो बहुत ज्यादा हर वक्त अकाउंटेबिलिटी ना रखें कि एक एक चीज वो मैच हो सकता है 40,000 उनके अकाउंट में है, गलती से 50,000 का चेक इशू हो गया हो। तो उस केस में अगर बैंक रिजेक्ट कर देगा तो उस बिजनेसमैन की जो गुडविल है उसको नुकसान पहुंचेगा।
तो अपने कस्टमर को एक एडिशनल फैसिलिटी देने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है उनकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो करंट अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा वो चेक इशू कर सकता है। अगर कर देता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट से उसको एडजस्ट हो जाता है, उसकी पेमेंट नहीं रुकेगी। और बैंक इसमें कुछ चार्ज लेता है, इंटरेस्ट या फिर फी अगर कोई डिले होता है तो उस केस में। और जनरली वही है कि ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कस्टमर बिजनेस को प्रमोट करता है, क्योंकि कस्टमर को जब आप सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली कस्टमर के थ्रू आपके बैंक को भी बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर कोई अकाउंट है जिसमें 1 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो उसे कहते हैं इनएक्टिव अकाउंट। और इसको एक्टिव करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप ट्रांजेक्शन कर दें, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। बट अगर 2 साल या उससे ज्यादा तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो फिर वो बन जाता है डोरमेंट अकाउंट। उस केस में सिर्फ ट्रांजेक्शन करने से ही वो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जिसमें आपको बैंक को कोई फॉर्म भरना पड़ सकता है, एड्रेस, आईडी प्रूफ या फिर और भी कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल स्कोर का मतलब क्या होता है। सिविल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली काम क्या करती है, जितने भी इंडिया में बैंक है वो सारे बैंक अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि बैंक अगर किसी पर्सन को लोन देना चाह रहा है तो उसकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करेगा कि क्या ये पर्सन लोन पे करता है या फिर ये डिफॉल्टर हो सकता है फ्यूचर में। तो इसका पता कैसे करें? इसके लिए उसकी जो पास्ट की लोन हिस्ट्री है उसको चेक किया जाता है, और उसी के बिहाफ पर जितनी उसकी पास्ट की लोन हिस्ट्री अच्छी होगी उसका सिविल स्कोर उतना ही बेटर होगा। तो बेसिकली ये बताता है रीपेमेंट हिस्ट्री, जो क्रेडिट लिया था, जो उधार लिया था, उसको यूटिलाइजेशन कैसे किया, क्या वो टाइम से पेमेंट कर रहा था या फिर डिले कर रहा था। इसमें फायदा क्या होता है कस्टमर को? अगर उसका सिविल स्कोर अच्छा है तो उसको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी उसको लोन मिल जाएगा, और बहुत ही लोअर इंटरेस्ट रेट पर। सिबिल की जो रेंज होती है वो होती है 300 से 900। 750 से ज्यादा है तो इसे अच्छा माना जाता है। बट इसमें जरूरी नहीं है कि नंबर्स में ही शो हो, कई बार स्टेटस शो हो सकता है एनए। एनए का मतलब है कि पिछले कई सालों से आपने कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं प्रोसेस की, मतलब कोई लोन नहीं लिया पिछले कई सालों से, तो आपका रिकॉर्ड जो है वो अभी उनके पास नहीं है। एनएच का मतलब क्या है? एनएच का मतलब है कि आपने कभी लोन ही नहीं लिया, और अगर लिया था तो बहुत ही कम अमाउंट का जो सब्सटेंशियल नहीं है। तो इसलिए कई बार देखा होगा कि जब भी क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपको फोन आता होगा तो उसमें पूछा जाता है कि क्या आपने पहले कभी कोई लोन लिया था। अगर आंसर हाँ होगा और आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन अच्छी होगी तो इजीली आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। वो कैसे होता है? सिविल स्कोर के थ्रू। तो ये होता है सिविल स्कोर। अब समझते हैं कुछ बोनस टिप्स पर, आज डिस्कस करते हैं बोनस टिप्स। सबसे पहले अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको फोकस करना है एक्सेल पर, स्पेशली फॉर्मूलाज। क्योंकि बैंक में जब आप काम करते हैं सिस्टम पे, आपको अलग अलग तरह की कैलकुलेशन रिपोर्ट्स बनानी पड़ सकती है, तो फॉर्मूलाज पे आपकी थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में शो करना है कि आप बहुत ही काम पर्सन है, क्योंकि बैंक में कैसा माहौल होता है कि आप वही काम कर रहे हैं और वही कस्टमर आ रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं और आप उसके सामने काम भी कर रहे हैं। अगर कोई अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या फिर कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप काम भी करेंगे और उसको एड्रेस भी करेंगे। तो आपको नेचर शो करनी है कि आप बहुत ही काम नेचर के हैं। आप ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वर्कलोड हुआ या कस्टमर आए तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको एक्टिव लिसनिंग स्किल शो करने हैं कि आप बातों को ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई कस्टमर कुछ कहता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी बात खत्म होने से पहले ही आप उससे कम्युनिकेट करें। पहले उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप न्यू ज्वाइनी है तो क्या करेंगे? क्योंकि बैंक के जो काम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। एक बार पेमेंट प्रोसेस कर दी, कहीं गलत तो नहीं करी, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? कोई भी प्रोसेस है उसके स्टेप्स जो है उसको डिफाइन कर लेंगे, उसको कहीं लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पेमेंट करनी है, आप बैंक में है, किसी को पेमेंट करनी है तो उसके क्या स्टेप्स है, सारे स्टेप्स कहीं लिख लेंगे और स्टेप वाइज फोकस करेंगे जिससे कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें। तो इस तरीके से जब आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को प्राइवेट बैंकिंग इंटरव्यू के लिए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।